लाइट होती है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइट हो चाहे साउंड हो चाहे हीट हो, सबके आगे एक वर्ड लिखा होता है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अपने ट्रिक में ये याद रखना, कुछ भी पूछ ले बस लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन। हम अपने आसपास इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट स्ट्राइक कर रही है वॉल से, मेरे कपड़ों से, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो तुम्हारी आंखों में वो कलर्स विजिबल हो रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि लाइट का प्रोपगेशन कैसा होता है, तो कैसा होता है? रेक्टिलिनियर। जो रेक्टिलिनियर होता है वो कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। उस प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? चलना। देखो हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या कहते थे, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, लाइट नहीं हुआ करती तो उस समय खिड़की से लाइट आ रही, कोई उसमें पढ़ रहा है, कोई स्ट्रीट लैम्प में पढ़ रहा है। पढ़ता था ना अर्पित? नहीं पढ़ते थे? स्वेटा गांव में क्या चलता था? लाइट कहाँ थी उस समय? मम्मी के समय। तो ये देख रहे हो, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ओके, लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना आगे चल के। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों एक चीज समझ लो, मैंने उस दिन तुमको पहले ही बताया था, कभी भी ये वर्ड आता है रिफ्लेक्शन और दूसरा वो होता है रिफ्रैक्शन। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। कोई बता सकता था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस था? सबसे इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है ना, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें मीडियम चेंज हो जाता है ना। इसमें क्या हो जाता है? इसमें मीडियम ही पूरा चेंज हो जाता है। बकेट, बकेट में पानी रखो, पेंसिल डाल दो, तुम ऊपर से देखोगे तुमको पेंसिल टूटी हुई दिखती है ना, टेढ़ी दिखेगी अपनी जगह से। बकेट में नींबू डाल दो तो नींबू की लोकेशन तुम्हें जहां एग्जैक्ट नीचे पड़ा होगा वहां से हटा हुआ दिखता है। तो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है वो मीडियम उसमें चेंज हो जाता है। अब इसका मतलब अगर मैं टॉर्च से प्लेन मिरर पे लाइट मारूं तो तुम्हें को जो दिखेगा ना, रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, रिफ्रैक्ट होते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? लाइट एक ही मीडियम है, वो कौन सा है? एयर। क्लियर हो गया सभी को? तो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें क्या हो जाता है? मीडियम चेंज हो जाता है। और इसमें एक दूसरा पॉइंट हो गया बाउंसिंग बैक, और इसमें क्या होता है? बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब समझ गया क्या? जैसे मान लो अगर ये एक स्लैब है ना, अभी फिजिक्स में प्रैक्टिकल करोगे तो स्लैब देखोगे, अगर तुम स्लैब की इस तरफ से लाइट लाओगे और तुम अपनी आंख इधर लगा के देखोगे ना, तो तुमको लाइट इधर से नहीं निकलते हुए दिखेगी। क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, है ना। ये जैसे ही अंदर जाएगी लाइट, ये नॉर्मल होता है, इस तरफ बेंड हो जाती है। मतलब जो उसका एक्चुअल पाथ था, अभी दिखाऊंगा आगे आएगा, जो उसका एक्चुअल पाथ था वहां से क्या हो जाएगी? लाइट हटते हुए दिखेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंस बैक हो जाती है। ये बच्चों समझना बहुत जरूरी था, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। इसके पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो तुमने ये पढ़ा कि सर रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम में, लाइट आई, ये जो रे आती है इसको क्या बोलते हैं? रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब अगर तुमसे बोर्ड में पूछा कि अ रे ऑफ लाइट, ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, कमिंग एट 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, बताओ भाई पीछे आदित्य। A ray of light is coming at 60 degree, find angle of reflection। 60 डिग्री, किसको किसको लगता है 60 आंसर आएगा? गलत है। 45, 30 आएगा। कैसे आएगा 30? देखते हैं। देखो ये 60 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन बच्चों तुमने एक चीज नोटिस किया है, हम जितने भी एंगल्स लेते हैं वो सब कहां से लेते हैं? नॉर्मल के साथ। रे ऑफ लाइट का जो एंगल होना चाहिए था वो किसके साथ होना चाहिए था? नॉर्मल के साथ। और जब बाय डिफॉल्ट उसमें ये तो लिखा नहीं था कि नॉर्मल के साथ ना 60 है, ये 30 दिया था उसमें। तो तुम्हारा ये एंगल कितना था? ये वाला ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो बताओ नॉर्मल के साथ कितना रहा होगा? 60। अब अगर नॉर्मल के साथ 60 है तो जो रिफ्लेक्ट की होगी तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई। इसको क्या बोलते हैं? एंगल आर। तब तुम बोलोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो बच्चों क्वेश्चन में 30 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 60। तुम्हें याद है कल एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, उसमें लिया होगा ऑल इन वन में। देखो एक मिरर ऐसे रखा है, एक मिरर ऐसे, अभी इसी टॉपिक पे चल रहा है, इंसिडेंस पे केवल। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, स्ट्राइक की, ठीक है, अब उसका रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन मिरर ये वाला था ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी। अब ये रे ऑफ लाइट फिर रिफ्लेक्ट करेगी, इस पे गई, और यहां से उसने क्या किया? फिर रिफ्लेक्ट किया। तो पेपर में क्या था उस क्वेश्चन में?
तुमको ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है 30 दिया था, तो बताओ जब ये लाइट ए बी मिरर से टकराई और फिर बीसी मिरर पे गई तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? कोई बताओ, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कैसे होगा? चलो वो देखते हैं। देखो ये 30 डिग्री है, तो जब रिफ्लेक्ट करेगी ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है एंगल आई एंगल आर के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है ना? ये 30। अब इससे रिफ्लेक्ट करी, अब बच्चों देखो ये कैसा है? ये नॉर्मल है, 60 लिख दिया, 30 होगा। कितना हो जाएगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके निकल जाती है तो तुमने पढ़ा ये एंगल और ये एंगल अपोजिट अल्टरनेट इंटीग्रल दोनों बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर ये 30 तो एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो फिर साहिल ये एंगल कितना बचेगा? 60। अगर ये एंगल 60 तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 60। मतलब तुमको एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था और तुमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था प्लेन मिरर बीसी पे दिया, समझ गए है ना? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। कैसे आया? समझ में आया कुछ कुछ? बाद में देखना घर पे। ओके, तो मैं तो बढ़ा रहा था कि रिफ्लेक्शन पे इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी तो रिफ्लेक्शन बाकी है। ओके, तो बच्चों देखो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। प्लेन मिरर पे जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है उसको कहते हैं नॉर्मल या फिर 90 डिग्री की लाइन, है ना? याद रखना अपने दिमाग में हमेशा, जितने भी एंगल लेंगे किसके साथ लेते हैं? परपेंडिकुलर के साथ, यानी ना नॉर्मल के साथ लेते हैं। नॉर्मल को एन लिखा जाता है, आई इंसिडेंट और आर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये हो गया। तो तुमने ये पढ़ा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। I इज इक्वल टू आर, ये होता है इसका रूल, किसका? रिफ्लेक्शन का रूल। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफिनेशन याद रखनी है अपने दिमाग में, जब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इन द प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कुल मिला के जो तुमको शॉर्ट में समझना है कि बच्चों जब भी ये वर्ड आएगा रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है? मीडियम चेंज हो जाता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। याद रहेगा अर्पित जी? ओके, तो एक ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट है सबकी बुक में, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे ये स्लैब है। ग्लास लैब जानते हो ना कैसा होता है? व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बॉक्स जैसा होता है। ये एयर है बाहर और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो एयर मीडियम होता है ये रेयरर है कि डेंसर है? ये रेयरर मीडियम है। और ये जो ग्लास लैब है ये कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम है। और तुमने यही तो पढ़ा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, है ना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, अब सुनो बच्चों, ये था तुम्हारा एयर रेयरर मीडियम और ये है ग्लास, इसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ओके, ये लाइट की रे आई, तुम्हें पता है जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या तुमको लाइट रे आते हुए दिखेंगी? ये कैसे बताया जाता है कि ये लाइट रे आ रही है? पढ़ते तो सब लोग हैं, हर किताब में भी लिखा है, टीचर भी बता जाता है। कोई ये बता सकता है कि ये हमें दिखती कैसे है और टीचर ये बना कैसे हो, किताब वालों ने कैसे बनाया होगा? हाँ, ये बात तो सही है कि तुम इधर से आंख लगा के देखोगे तो उधर से कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन ये लाइट रे एग्जैक्ट तो लाइट रे नहीं होती कभी भी। तो फिर ये कैसे बनाया होगा? कोई बता सकता है? देखो जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो हम लोग यहाँ पे लाइट रे कभी नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर लेते हैं और यहाँ पर पिन लगा देते हैं। पिन जानते हो ना? पिन, जो ऑल पिन्स होती है उसको लगा देते हैं। ऑल पिन लगा के उसको वहीं पे ठोक दिया। अब क्या करेंगे, उस ऑल पिन को एक स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। क्लियर है? ऑल पिन लगाई और एक स्ट्रेट लाइन से उसको मार्क कर दिया पेंसिल से। अब जो होता है स्टूडेंट अपनी आई से इस तरफ उठ के देखता है, तो तुम देखोगे ना कि वो लाइट रे जानी तो इधर थी लेकिन वो उधर दिखेगी नहीं। समझ गए मेरी बात? तो ये लाइट रे कहां से बनी होगी? ओके, फिलहाल मुझे पढ़ना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये तुम समझ गए कि इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। देखो ये वर्चुअल पाथ है जहां से मुझे इस लाइट रे को एक्चुअली जाना था लेकिन वो वहां से निकलती ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या ऐसा हो गया? मीडियम चेंज हो गया। रेयरर से मीडियम कैसा उसको मिल गया था? डेंसर मीडियम। ओके, तो अगर वो उधर गई नहीं तो लाइट रे गई कहां? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि जब भी रेयरर टू डेंसर लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है। बेंड का मतलब मुड़ जाती है, किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल।
इसको याद रखना और नोट भी कर लेना। टूवर्ड्स द नॉर्मल, कहां से? आरडीटी, आरडीटी, आरडीटी। जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो किधर मुड़ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद रहेगा क्या सभी को? ओके, देखो ये बच्चों नॉर्मल था। टूवर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? की तरफ, है ना, की तरफ। ओके, लाइट रे को जाना इधर था भाई, लेकिन उसने क्या किया? वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। अब इसका उल्टा सुनो, क्या? अब इसका उल्टा, डेंसर से अब बाहर निकलेगी रेयर की तरफ, तो किधर चली जाएगी? डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, अब लाइट रे किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो देखते हैं। मैं बोलूं सर ये लाइट रे ऐसे आ रही है, इसका नॉर्मल गिराओ आप, तो जिस जगह पे प्लेन सरफेस होती है उस जगह तो नॉर्मल गिरेगा, ये देखो नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी, और दूर जाएगी तो मतलब ऐसे चली जाएगी। इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से देखना, जिसको नहीं समझ में आया था, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया था कि लाइट रे इस पे क्या हो रही है? इंसिडेंट, मतलब गिर रही है। ई का मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, चिपक के निकलेगी नॉर्मल से। ठीक है, ये देखो जाना उधर था, लेकिन हो क्या जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे अगला नॉर्मल गिरेगा, तो ये देखो ये क्या कहला रहा है? ये जो साइन बना रहा है, ये बना रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल का साइन। ठीक, इसका मतलब जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो हमेशा किधर जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब नेक्स्ट नॉर्मल मुझे यहां पे मिलेगा। नॉर्मल का मतलब क्या? सरफेस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, जब अब उल्टा मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से किस में जा रही है? यानी ये कैसा था? डेंसर, और ये कैसा था? रेयर। अब क्या होगी? अब टूवर्ड्स ना जाने की बजाय इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये देखो, इसको जाना था पहले इस तरफ, है ना, ये इसको जाना था इस तरफ, एग्जैक्ट जो इसका पाथ था, वर्चुअल पाथ, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट गई। तो तुमने ये टॉपिक समझ में आया सबको? रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा था? ये दूर हट गई, इसलिए एरो मेरा उधर चला गया। तो अब तुम्हें याद रखना है सर, जब भी डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। DRA, कुछ भी याद कर लो, एक याद करना बस, दो याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों ये पूरा जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंक्लूजन नंबर 1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए मीडियम कितने चाहिए? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी तो तुम देखो बारिश की बूंदे ना, उसमें तो कई सारे मीडियम चेंज होते रहते हैं। और कंक्लूजन नंबर 2, एंगल आई अभी भी एंगल आर के बराबर होगा। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट सुनना, किसी ने एक चीज नोटिस किया, ये कौन सा एंगल आई है ना, आई है, रिफ्रैक्शन के केस में आई आर के बराबर नहीं होता कभी भी। तो क्या होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? पूरा होना था ना, अगर अब वर्टिकली अपोजिट लगाओगे तो यहां पे बनेगा ना, लेकिन देखो एंगल आर तो सिर्फ मेरा क्या रह गया? इतना रह गया है। इसका मतलब जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर से क्या रहा होगा? बड़ा है। कंक्लूजन नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये इस केस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर नहीं थे तो क्या तुम्हें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिख रहे हैं? नहीं है? अरे ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों एंगल इक्वल है। और पता है इस एंगल को क्या बोलते हैं? ई। कोई बता सकता है ई कौन सा एंगल है? इमरजेंट एंगल, जो बाहर निकला, इमरजेंट, EMERGENT, इमरजेंट। ये जो एंगल बाहर निकल रहा है वो इमरजेंट एंगल है। पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंट के क्या हो जाता है? इक्वल। तो तुमने यहां से तीसरा कंक्लूजन निकाला, क्या? पहला था मीडियम चेंज होना जरूरी है, दूसरा एंगल आई कभी एंगल आर के बराबर नहीं होता, हमेशा उससे बड़ा होता है, तीसरा कंक्लूजन ये जो एंगल आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंट के क्या हो जाता है? इक्वल बन जाता है। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, लेकिन एंगल आई कभी आर के बराबर नहीं होता, हमेशा क्या होता है? इससे ग्रेटर। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस या ई। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड। अब ये किसी को पता है? कोई बता सकता है ये रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुई थी? मीडियम चेंज हुआ था, लेकिन मीडियम चेंज होने से ऐसा क्या हो गया था उसको बेंड होना पड़ गया? नहीं 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 नहीं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझना है, तुमने
कभी जीके के फैक्ट से पढ़ा, रजिस्टर्स के पीछे बहुत सारे जीके के फैक्ट लिखे होते हैं, उसी में किसी दिन कॉपी में पढ़ा रहा था। देखो उसमें ये बता रहा था कि समुद्र होता है, ये मान लेते हैं समुद्र, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन का जो तलहटी होती है, जो बेस होता है, कभी भी सन की लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? मीडियम चेंज होता है, यहाँ पर है रेयर और यहाँ पे है डेंसर। जैसे ही डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और 8.5 किलोमीटर नीचे चलने के बाद तो नीचे अंधेरा रहता है। तुमने नहीं देखा वो वीडियोस आते हैं जिसमें यूट्यूब पे जाना, सबमरीन्स डाली गई थी पैसिफिक ओशन में, तो उसमें क्या था? खुद का अपना लाइट सिस्टम था। क्यों? समुद्र की तलहटी पे अंधेरा है, एकदम कुछ नहीं दिखता। ये क्वेश्चन आया ना, ऐसा क्या हुआ? तो उसमें एक ऑप्शन था फ्रीक्वेंसी, मोस्ट क्लोज ऑप्शन था, जिसको बच्चे में बहुत कंफ्यूज हुए हैं ना। फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब याद रखना बच्चों। क्या चेंज हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो पता होगा कांस्टेंट रहती है हमेशा। फिलहाल अभी हम लोग ये समझेंगे रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुई। तो तुमको ये मस्त सा एकदम हाईवे दिखाई दे रहा है, हाईवे पे एक ट्रक आ रहा है। अब ट्रक एकदम फुल स्पीड में आ रहा था, अगर इस ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया इस पॉइंट पे, तो ये स्किड करेगा, सबको पता है स्किड करेगा। लेकिन वो स्किड कैसे करेगा? ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा? कोई, ये इस तरफ चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्किड करेगा तो इस तरफ जाएगा। जब इसका ये वाला पहिया इस पे आएगा रफ सरफेस पे, और जो ये वाला पहिया है ये स्मूथ सरफेस पे रहेगा, तो ये इसको क्या करेगा? बेंड कराएगा इस तरफ। ये देखो ऐसा क्यों हुआ था? जो इसका ये वाला पहिया था वो स्मूथ सरफेस पे था, और जो ये वाला था वो किस पे आ गया था? रफ सरफेस पे। तो ये क्या हो गया? टूवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कोई बता सकता है? हाँ, ये उसका लेफ्ट था, ये राइट था। तो इस तरह इसमें नॉर्मल नॉर्मल कहाँ है ना? ये सब चीजें फिजिक्स हैं, थोड़ा तो इमेजिन करना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल है, तो ये बच्चों इसको जाना था उस तरफ ना, अभी जाना था उस तरफ, लेकिन ये क्या हो रहा है? अपने नॉर्मल की तरफ लौट रहा है। कभी कभी कार से एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा? रियल में भी ऐसा ही होता है। फिजिक्स के सारे सिद्धांत, सारे रूल्स रियल लाइफ में भी वैसे ही लगते हैं जैसे होते हैं। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। ओके, ये देखो रे ऑफ लाइट जानी थी उसको, उस तरफ जाना था कार को, ट्रैक्टर को, लेकिन वो फिर भी क्या हो गया? टूवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। यही सेम केस उस ग्लास स्लैब में भी हो रहा था। ये सारा खेल किसकी वजह से हुआ है? स्पीड की वजह से। स्पीड धीमे हुई और वो मीडियम चेंज की तो बेंड हो गई, लेकिन किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि क्या हो गई थी? स्पीड धीमी हो गई। ओके, ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें एक वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। सोचो हम जहां पैदा हुए, यहां पैदा हुए मान लेते हैं कुछ लोग, अब यहीं मर गए, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीवन का? जीरो, वो कहीं नहीं चले। यही तो ना शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था ना। चलो, अगर जिस हॉस्पिटल में तुम पैदा हुए हो उसी हॉस्पिटल में मर जाओ, तो तुम्हारा जिंदगी का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा? जीरो। और अगर तुम यहाँ पैदा हुए, लंदन में जाके मरे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना यहाँ से लंदन की डिस्टेंस होगी। ये काफी डीप एग्जांपल हो गया मुझे लगता है इतना। देखो, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज तक तुमने हमेशा ये पढ़ा कि कोई भी दुनिया की किताब हो या कोई भी टीचर तुमको ये बताता है कि बच्चों लाइट रे इधर से आती है। भाई इधर ही से क्यों लाते हैं लाइट रे को? इधर से भी ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा लाइट रे इधर ही से क्यों आती? कभी लाइट रे ऐसे क्यों नहीं आ रही होती किसी बुक में? कोई टीचर क्यों नहीं बताता? कोई बता सकता है इसका रीजन? लाइट रे परपेंडिकुलर क्यों नहीं गिराते हैं? एग्जैक्टली, उस केस में एंगल आई और आर क्या हो जाएंगे? जीरो। ना नॉर्मल कुछ रहेगा, ना रिफ्लेक्शन कुछ रहेगा, ना इंसिडेंस कुछ रहेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? नहीं हुई? बुद्धि में नहीं गई? नहीं गई है मुझे लगता है। लाइट ऑफ करो, एक मिनट बताता हूँ तुम्हें। दोनों देखो, अब तुम लोग इसमें देखना बच्चों, तो तुम्हें समझ में आएगा। इसका रिमोट कहाँ गया? देखो, जब कुछ हरकत नहीं करना तुम लोग देखो, मैं तुमसे ये कह रहा था तुम्हारी इमेज तुम इस पे देखना, ये जो पर्दा है ना उस पे देखना। मैं तुमको पहले ही बताया था, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ऐसे, है ना, जैसे जैसे मैं अपने टॉर्च को नीचे की तरफ जा रहा हूं, तुम देखो एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है ना। जिस एंगल से ये लाइट आ रही है उसी एंगल से वो लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मैं लाइट रे को नॉर्मल गिराऊं, नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर, मेरे हाथ एकदम एग्जैक्ट नहीं हो रहे, तुम देखो पीछे और इधर कुछ फर्क ही नहीं पता चलेगा। क्यों? एंगल आई एंगल आर के क्या हो गया? इक्वल हो गया है। मतलब
0 डिग्री, इनके बीच में कोई एंगल का गैप ही नहीं रह गया, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब लाइट ऑन कर दो। तो ये खेल होता है, तो इसीलिए कभी भी कोई बुक में, अब जैसे ट्रैक्टर को समझना, ट्रैक्टर को अगर तुम सीधे लाके ब्रेक मारोगे, है ना, तो क्या होगा, ना वो इधर गया ना वो इधर गया। तुम्हें समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? एंगल आई एंगल आर के बीच में कोई गैप नहीं रह गया, तो एंगल क्या हो गया? तो बच्चों ये था नॉर्मल वाला केस, ससराते हुए नीचे निकल जाएगा। तो तुमने कंक्लूजन क्या पढ़ोगे यहाँ पर? रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से एक बार डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट जा रही है तो नो डेविएशन, लाइट में कभी भी डेविएशन नहीं होता। व्हाट हैपेंस व्हेन रेयर टू डेंसर, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है? अब तुम लोग समझ गए अच्छे से, टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, ये याद रखना आप तुम्हें, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, डेंसर टू रेयर, तो क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाती है इस केस में? इंक्रीज हो जाएगी। जब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तीसरा केस, जब परपेंडिकुलर आती है 90 डिग्री पे, तो इस केस में अनडेविएटेड कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो तीनों ही केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, किस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होती है? तो तुम बोलोगे सर जब डी टू आर जाती है, डियर डी आर। डेंसर टू रेयर में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बाकी दोनों केसेस में क्या हो जाता है? डिक्रीज होती है। हर्षिता समझ गई? किस केस में इंक्रीज होती है? हाँ, किस केस में इंक्रीज होती है? ये होता है यार डी टू आर, है ना, तो इंक्रीज ही तो बोल रहा था, उर्दू में बोल रहा था। चलो ओके, आप जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं तुमने कितना समझा क्वेश्चंस को, टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1 बताना, सारे बच्चे सॉल्व कर लो पहले। तो करेक्ट आंसर होगा 60। भाई मैं जीरो क्या बता रहा था, सारी बातों में तुम्हें बस इतना ही आता, जीरो तुम्हें शाहरुख खान के पास पहुंचना था तुम्हें, गधे। 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां नॉर्मली आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्यों? अब इस पे कैसा गिर रहा था? नॉर्मली लाइट परपेंडिकुलर गिर रही थी, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन में अंतर ही नहीं रह गया, तो अब एंगल क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? जिससे आई थी उसी से वापस हो जाती, उसमें 30 डिग्री आंसर होगा, उसका आंसर नहीं था। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ये उनके था जिनके लिए क्वेश्चन गलत हो गया था, इतना समय नहीं खेलने का। इसका बताओ, क्या आंसर होगा बच्चों? पता, नॉर्मल के साथ 50 आया, तो जब बाहर निकल रही होगी तो तुमने ये पढ़ा है ना, इंसिडेंस और ये एंगल कितने होते बराबर, तो नॉर्मल से 50 आया तो बाहर निकलेगी तो कितनी निकली? 50 से तो निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, करेक्ट आंसर है सी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। अभी तो बताया था भाई, ये बेंडिंग क्यों हो रही है, ट्रैक्टर वाला केस क्यों दिखाया गया था? स्पीड चेंज होने की वजह से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन शायद है ये धांसू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है। अब इसका आंसर बताओ, हमेशा आर से बड़ा होगा और आई ई के बराबर होगा, यूज में ही। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये तुम समझ गया अब अच्छे से। स्लाइड दोबारा से रीस्टार्ट हो गई लग रहा है। ओके, अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुमने सबसे पहले पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें पढ़ा था एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें साइन ऑफ एंगल आई किसके इक्वल हो जाता है? साइन ऑफ एंगल आर के। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों उसको याद रखना, पिछले साल 2024 के पेपर में आया भी है। राइट, बस इतना आया था, राइट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है?
जो ये इंसिडेंट रे होती है, जो ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो ये नॉर्मल होता है, ये तीनों ही तुम देखो एक प्लेन पे गिर रहे हैं, है ना? कितना सिंपल था। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब कहां पे लाई करते हैं, है ना? सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर तुम साइन ऑफ आई ले लो, और ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ आर के। तुम्हें याद है इसी लॉ को हम लोग किस नाम से पढ़ते थे, स्नेल्स लॉ। बोर्ड में भी किसी नाम से आता है, स्नेल्स लॉ। ओके, 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, और लास्ट में कितना होता है, 1। ये 0 पे है, ये 30 पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 60 पे है, और ये 90 पे है। इसका मतलब जो साइन होता है अपनी सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, 1। तो साइन की वैल्यूज हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, और मिनिमम कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। फिलहाल इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, अभी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो देखेंगे, लेकिन तुम्हें साइन एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए। लिखा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा एक चीज और, तुम अपनी बुक में देखोगे ना तो उसमें इक्वल ना लेके ऐसे लिखा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक ही बात हो गई भाई, ये कांस्टेंट हटा दो, उसको उधर ले जाओ, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और तुम उसको नीचे ले आओ, उधर क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। कांस्टेंट को के मान लोगे तो तुम पढ़ोगे यार के बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। समझ गए? ये होता है बच्चों स्नेल्स लॉ, और यही होते हैं रिफ्रैक्शन के दो नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब नया वर्ड आ गया यहीं से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्ट। हम अलग अलग एग्जांपल से समझेंगे कि लाइट रे आ रही है, ये गई, लेकिन जैसे इस आइस क्यूब में जाएगी स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, स्लो हो जाएगी, 100% स्लो होगी। लेकिन कितने परसेंट स्लो करेगी, या कितने फ्रैक्शन से स्लो करेगी, और उसी फ्रैक्शन या उसी परसेंटेज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो स्लो हो गई, साइन आई अपॉन साइन आर की जब वैल्यू निकाली गई होगी, हमको क्या करना, निकाला होगा किसी महान इंसान ने, तो कितनी आई होगी, 1.31। इसीलिए फिजिक्स के रूल में ये बना कि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.31। इसका मतलब कि आइस में साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी होती होगी, 1.31 हर केस में। और बच्चों ऐसा नहीं कि यहीं से लाइट रहो, किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन से लाइट रहो, जब वो बाहर निकल रही होगी हमेशा इतनी ही वैल्यू देके जाएगी, 1.31। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया कि बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो कर रहा है, जब लाइट रे एयर से आइस में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड 1.31 फैक्टर से रेड्यूस हो जाएगी। अब समझ में आया? एक और देखते हैं, डायमंड। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, इसको याद करना, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। अब जब डायमंड में लाइट रे आएगी तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जब बाहर निकलेगी, अंदर जब एंटर करेगी तो कितना हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.42। मतलब जब इसमें किसी साइंटिस्ट ने साइन आई अपॉन साइन आर लगाया होगा तो कितना आ रहा होगा, 2.42। इसको याद रखना रिया, सारे नहीं याद रखने होते हैं। ऐसा तो कैरोसिन ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं, पेट्रोल है और डीजल है, मिल्क है, सब में तुम देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। लेकिन अपने को सिर्फ याद रखना है डायमंड का, और दूसरा वैक्यूम का, और तीसरा एयर का। अभी पढ़ेंगे सब। जब अंदर की तरफ आ रही है तो ये कितना कम हो जाएगी, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। कौन, लाइट की स्पीड। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी देखा था आप लोगों ने। ओके, अब ये क्वेश्चन आया बोर्ड में कि यार ये बकेट में या मग में अगर पेंसिल डालो, उसे पानी भर दो तो पेंसिल टूटती हुई दिखाई देती है, उसका क्या रीजन है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, है ना? क्योंकि जब कोई अपनी आईज यहां लगा के देख रहा होगा ना, उसकी लाइट रे दो मीडियम में गई, एक तो रेयरर और नीचे वाला तो वो कैसा था, डेंसर। तो ये जो पेंसिल होगी वो तुम्हें कैसे दिखाई देगी, टूटी हुई, यानी ब्रोकन दिखाई देगी। ऊपर आई दिख रही है सबको, तो जब तुम ऊपर से देख रहे होगे रियल में मग में तो पेंसिल की जो पोजीशन है वो ना तुमको ऊपर उठी हुई दिखती है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ब्रोकन है या टूटी हुई है। तुम समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, ये अपरेंट पोजीशन है जो हमें दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तुम्हें पता है पेंसिल टूटी हुई नहीं थी। अब तुम समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर्कल्स में। तो यहाँ पे जैसे 2 1 लिखा है, तो बस कोई मुझे इतना बता सकता है लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है? वेरी गुड, तुम यहाँ देख भी रहो, मीडियम 1 ये था, लिखा भी था, मैं भूल गया था, उसको हटाना था। और यहाँ पे क्या है, मीडियम 2। लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, फिर भी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में लिखा गया है तो
पहले किसको लिखा गया है, 2 को, और फिर किसको लिखा गया है, 1 को। इसलिए हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। लेकिन याद रखना लाइट रे उल्टी चल रही है। अगर यहाँ पे 2 1 लिखा है तो आ किधर से रही होगी, 1 से 2 में। अब सुनना, न्यूमेरिकल में अगर ईटा जी वी लिखा है, जी वी क्या होता है समझ जाओगे धीरे धीरे। जी का मतलब है ग्लास और वी का मतलब वैक्यूम। अब कोई बता सकता है लाइट रे किधर से किधर जा रही होगी, गुड, वैक्यूम से ग्लास, लेकिन हम लिखते हैं उल्टा। रिया तो समझ गई, मानवी तुम्हें आया, लाइट रे किधर से किधर जा रही होगी, वैक्यूम से ग्लास में जा रही होगी, ठीक है, ये याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो फॉर्मूले में पहले हम V1 की वैल्यू लिखेंगे और दूसरे में V2 की लिखेंगे। नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि इसमें इलेबोरेशन नहीं है। ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किस चीज का फॉर्मूला है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। जो पहले लिखा होगा तुम उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे हर बात। ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, बोर्ड में हो चाहे एमसीक्यू में, जो पहले लिखा होगा पहले उसी का निकाल लोगे। तो सर ये V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और नीचे क्या लिखा है V2, और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेरी गुड। अब जो लाइट है वो मीडियम 2 से बाहर यानी मीडियम 1 में वापस आ रही है। तो यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे होंगे, एग्जैक्टली जो पहले लिखा था यानी मीडियम 1 का। यानी मीडियम 1 था कौन, एयर। तो इस बार हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होंगे, एयर का जो बाहर है। वैसे याद रखना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, अभी आएगा। V2 अपॉन V1, लाइट रे इधर से इधर आ रही है, समझ गए। तो तुमने एक चीज नहीं नोटिस किया क्या, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। एक तीसरा फॉर्मूला, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, और तीसरा नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा कि ये जब मीडियम चेंज होते हैं तो N21 हमेशा N12 का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, है ना। तगड़ा फॉर्मूला है और ये एमसीक्यूज में ऐसे ऐसी जगह पे पूछा है जो तुम शायद अगर ना पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे, है ना। मीडियम 1 और मीडियम 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही निकलेंगे हमेशा। तो सर इस पे न्यूमेरिकल कैसे आया, चलो देखते हैं बच्चों। ये मीडियम 1 है, याद है सबको, और ये है मीडियम 2। मान लो तुमको पेपर में पहले ही आ जाए लिख के कि ये जो मीडियम 2 है, जो डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो बताओ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कोई बता सकता है, फ्रैक्शन में बता दो, मजा आ जाए। और तुमको ये भी दे देगा कि जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, बताओ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तुमको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मीडियम 1 का। अभी तुमने क्या पढ़ा, सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा हम उसको पहले रखेंगे और जिसका गिवन होगा उसको बाद में रखेंगे, ठीक। लेकिन फॉर्मूले में मुझे यहां क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा बे, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या तीसरा वाला फॉर्मूला 1/N21। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ना दोनों। मुझसे ये वाला पूछा था, मैंने उसको इधर रखा हुआ शिद्दत से, लेकिन इधर क्या रखोगे N21 की जगह पर, जो इसकी वैल्यू गिवन, कितनी गिवन थी 1.6। डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, काटोगे तो 5/8 आएगा, फिर जो भी ले जाओ डेसिमल। ये वाला फॉर्म लगाया तीसरा वाला। चलो अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे बात। फिलहाल अब याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। एक बस मीडियम का मुझे पता चल जाए आंसर में, हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना जरूरी है। वेदांत अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नहीं पता है तो क्या करोगे, तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तब इस्तेमाल करोगे स्पीड ऑफ लाइट वाला। अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देगा भाई, कुछ तो देगा ना, निकाल कैसे पाओगे, तो तुमको ये दे देगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तब ये दे देगा। इसलिए 2-3 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। अब तुम अपनी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो एक वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। ये यार एब्सोल्यूट क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले आ गया है। तो बता सकता है, नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया मेरा मीडियम 1 हमेशा वैक्यूम होगा। क्या होगा, वैक्यूम, बस इतना ही अंतर है।
मतलब बार बार लाइट कहां से कहां जा रही होगी, वैक्यूम से ग्लास, वैक्यूम से डायमंड, वैक्यूम से ग्लिसरीन, वैक्यूम से मिल्क, लेकिन मेरा पहला मीडियम हमेशा क्या रहा होगा, वैक्यूम। तो जब भी हम कभी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके पीछे वर्ड लिख के आएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि फर्स्ट मीडियम हमेशा क्या रहा होगा, वैक्यूम। इसको एक जगह नोट कर लेना कि एब्सोल्यूट लिख के डैश लिख के लेना, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम। तो सेकंड मीडियम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास, ग्लिसरीन, वाटर, मिल्क, व्हाटएवर। ओके, अब देखो बच्चों, वैक्यूम पहला मीडियम, एयर दूसरा मीडियम, तो लाइट कहां से कहां आ रही है, वैक्यूम से एयर। 1.31 आता है, कुछ तो तुम्हें याद ही होने चाहिए यार, कब तक किसी भरोसे बैठे रहोगे। तीसरा, अब वैक्यूम से लाइट किस में जा रही है, वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33। तो तुमने एक चीज नोटिस किया, आइस और वाटर के आसपास है, 1.31, 1.33, 1.31, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, मैंने क्या बताया था, मैं क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी कम रही होगी, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब लाइट दोनों में ज्यादा तेज किस में चली होगी, आइस में। मस्त क्वेश्चन है एकदम, अभी आएगा तड़कता भड़कता क्वेश्चन, उसमें पूछेगा तुमको, देखो कैसे, ये बोर्ड का बिल्कुल हिट क्वेश्चन है, हर 2 साल में रिपीट कर देते हैं। तुमको 4 मीडियम दे देंगे, यहां लिखा होगा ग्लास, यहां लिखा होगा ग्लिसरीन, यहां लिखा होगा मिल्क, और यहां लिखा होगा वाटर। तुम्हें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब लाइट रे इन चारों से पास होगी तो सबसे तेजी से किसमें निकलेगी और सबसे धीमे किसमें निकलेगी। तो हर बार तुम्हें अपने दिमाग में याद रखना है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, मुझे पता है भूल जाओगे, 2 मिनट बाद ही भूल जाओगे। जितना ज्यादा, हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड उतनी कम होती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड क्या होती है, उतनी ही कम। याद रहेगा सभी को। इसका मतलब बच्चों, आइस में तेजी से निकली होगी और वाटर में स्लो हो गई। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम हो जाती है। तो ये तुमने एक टॉपिक फिनिश किया। ये क्रोन ग्लास है, रॉक सॉल्ट है, ये बार बार तुमको इसकी वैल्यूज दे रहा है, मतलब रॉक सॉल्ट में स्पीड ऑफ लाइट और ज्यादा कम हो गई होगी, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा हो गया। मैं तुमसे अभी कह दूं कि इनको अरेंज करो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे, तो किस केस में, एक और एग्जांपल है शायद, हाँ, तो अब बताना, अर्पित बताएंगे। ये जितने भी तुम्हारे पास 6 एग्जांपल लिखे हैं, इन 6 एग्जांपल्स में से कौन सा ऐसा केस है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है, उसी में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रही होगी। बच्चों तुम लोग डायमंड बोल रहे हो जो लोग, भैया ये 2.42 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है ये तो लाइट को उतना ज्यादा रोक रहा है, लेकिन जिसका सबसे कम है एयर, यहाँ पे एयर में 1.003 है, इसका मतलब सबसे तेज लाइट इसी से निकली होगी। और वैसे पता है एयर लिखा हुआ था तो मैं ऐसा सोचता नहीं था, एयर में लाइट तो वही से सबसे तेज होती है, नहीं पता तुम्हें, बाकी सारे ऑप्शन से एयर ना होता तो कंफ्यूजन होती। इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आया 2023 में, है ना, पिछले वाले बैच में। विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42। ठीक, फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट, ओके, यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है NAV, कभी भी NAV लिखा होगा या ईटा उसको बोलो AV, बस इसको डिस्कस कर ले, छुट्टी करते हैं। AV लिखा है, तो इसमें सबसे पहले मुझे उधर क्या लिखना पड़ेगा, V, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, A, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब आदित्य बताओ, जब NAV लिखा हुआ है तो लाइट जा किधर से किधर रही है, वेरी गुड, वैक्यूम से एयर, इसीलिए बेटा फॉर्मूले में वैक्यूम को ऊपर लिखा गया और एयर को नीचे लिखा गया है। ओके, एक और चीज देखना, यहां लिखा है आइस टू ए का मतलब है एयर, कुछ चीजें शॉर्टकट याद रखना। तो नैन्सी लाइट किधर से किधर जा रही होगी, गुड, फॉर्मूला हमेशा उल्टा लिखते हैं मतलब यहां पे उल्टा लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह चल रहा होता है, एयर टू ए आइस, तो नीचे क्या आएगा, वी आइस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन आइस। ओके रिया, अब बताना तुम, ये तो हो गया, यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, जिसका पहले लिखा होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब बताओ, ये लिखा है वीवी अपॉन वीजी, रिया भी बताओ वीवी क्या है, जल्दी बोल, लाइट इन वैक्यूम, और वीजी क्या है, ग्लास।
ठीक है, ग्लिसरीन भी हो सकता था, लेकिन चलो अभी ग्लास मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब लिखोगे लेफ्ट साइड तो फॉर्मूला क्या बनाओगी, बोलो जल्दी। NGV। सारे बच्चे समझ गए? अब इसमें हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? ग्लास का। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हो चाहे वैक्यूम हो, वो तो हमेशा एक ही होती है, 3 × 10⁸। तभी तो यहाँ पे है ना रिफ्रैक्टिव, अच्छा ये देखो लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। जब भी ऊपर वैक्यूम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। लेकिन वैक्यूम के अलावा कुछ होगा उसके पीछे कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगेगा। मेरी बात समझे मैंने क्या बताया?